Hello students, this video is presented under Utkarsh Society, a EduSet telecast program of Haryana Education Department. In today's lecture, we will study what is reproductive health and family planning. In our previous part of this lecture, we study various things like why there is a need of reproductive health, what is population explosion, various methods to avoid population explosion, and now on our present lecture we will study what is medical termination of pregnancy, sexually transmitted disease with their examples, infertility, what are the various causes of infertility, and what is ART, that is assisted reproductive technology, and various types of ART used for infertile parents. After this video, you will be able to answer that how many types of ART techniques used in reproduction. First topic of our today's lecture is medical termination of pregnancy. As आप सबको पता है कि टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, तो यहाँ पर किस चीज़ को स्टॉप करने की बात की जा रही है, दैट इज़ प्रेगनेंसी. जब हम एक प्रेगनेंसी को उसके टाइम से पहले ही, एज इन आवर सेकेंड चैप्टर हमने स्टडी किया था कि जो हमारी एक फ़ीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, और बिफोर अटेनिंग द फुल मैच्योरिटी ऑफ द फीटस, उससे पहले ही उसको किसी तरीके से ख़त्म कर देना, उसको स्टॉप कर देना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है. बिकॉज ये नेचुरल और इंड्यूस दोनों तरीके से हो सकती है, तो यहाँ पर हम जब एक ये इंड्यूस्ड मेथड के द्वारा अबॉर्ट किया जाता है बेबी को, तो उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का नाम दे देते हैं. एंड इट कैन बी लीगल और इलीगल बोथ, बिकॉज इन सर्टन केसेस जहाँ पर प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू की जाएगी तो वो माँ के लिए खतरा है या बच्चे के लिए खतरा है, बिकॉज वो सर्टन डिजीज़ उसने कैरी की हुई हैं, तो उस केस में यहाँ पर ये लीगल है. और अगर फीमेल फिटिसाइड यानी कि अगर कन्या की भ्रूण की जांच के बाद ये पता चल रहा है कि भाई फीटस में जो बच्चा बन रहा है वो एक लड़की है, और उसको ख़त्म करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर ये इलीगल है. और 1971 के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसको 1972 अप्रैल में दोबारा से रीइंफोर्स्ड किया गया था. So, termination is of two types. First is induced and second is spontaneous. As in case of induced abortion, pregnancy before the fetus has attained viability. यहाँ पर viability का मीनिंग है कि बच्चा जो है वो पहले जीवित था और उसको हमने क्या किया है, ख़त्म कर दिया है. उसकी जो viability थी, उसकी जो सर्वाइवल रेट थी, उससे पहले ही हमने उसको किसी न किसी तरीके से, किसी केमिकल के थ्रू, किसी सर्जरी के थ्रू उसको टर्मिनेट कर दिया है. सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जहाँ पर जो फीटस है वो अपनी वाइबिलिटी को लूज़ कर देता है, बिकॉज वो जो उसकी एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ थी उसके अंदर वो डेवलप नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो उसको हम एक नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई मेथड इंड्यूस नहीं किया है, वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गई है, जिसको हम मिसकैरेज का नाम भी दे देते हैं. इन 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज्ड कर दिया गया था, और इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए थे कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कहाँ पर यूज़ की जाएगी. सबसे पहले ये अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस में, लाइक एक फ़ीमेल है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, या जो प्रेगनेंसी हो गई है वो बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्डम या और किसी वजह से हुई है,
तो उस केस में परमिशन लेकर एट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सेकंड केस में कब यूज़ किया जा सकता है, जब प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू किया जाए तो वो हार्मफुल हो बोथ फॉर मदर एज वेल एज फॉर बेबी। उस केस में भी हम जो टर्मिनेट किया जा सकता है प्रेगनेंसी को। एंड थर्ड इज दैट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट मीन्स इन फर्स्ट 3 months of pregnancy, termination of pregnancy can be healthier if it is not able to viable further. But after first trimester, second trimester is much more riskier than the previous one, बिकॉज इस टाइम पर जो बेबी है वो उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए हैं, उसकी कंप्लीट फंक्शनिंग शुरू हो गई है। इस वजह से अगर किसी वजह से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना ही है, उस समय पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर को चूज़ करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो बीमारियां सेक्स के थ्रू या इंटरकोर्स के थ्रू या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किसी भी प्रकार के फ्लूइड एक्सचेंज से होती हैं, उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम देते हैं। और क्योंकि ये बीमारियां ट्रैक्ट के थ्रू, यानी कि जो इन्फेक्शनल जो ट्रैक्ट है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ट्रैक्ट जिसके द्वारा इंटरकोर्स किया जाएगा, उसके अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है तो उसको हम STIs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का नाम दे देते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही पास ऑन होती हैं। Various kind of sexually transmitted infections are gonorrhea, chlamydia, genital herpes, genital warts, hepatitis B, HIV and AIDS, pubic lice, syphilis and trichomoniasis. These are the commonly diseases that found through sexually transmission. Some diseases are not curable, but some can be cured after proper treatment and medication. अगर हम बात करते हैं जेनाइटल हर्पिस की, HIV की या फिर हेपेटाइटिस बी की, तो इनको अगर हम छोड़ दें, इन 3 बीमारियों को अगर हम हटा दें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, तो बाकी जो हैं उनको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अब बात आती है कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से। नंबर 1 दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। नंबर 2 अबॉर्शन। दैट मीन्स अगर कोई मदर के अंदर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ट्रांसफ़र हो गई है तो वहाँ पर अबॉर्शन भी हो सकता है, यानी कि जो बेबी है वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्ट हो जाएगा। देन स्टिल बर्थ का क्या होता है कि जो बच्चा है वो मदर के वूम के अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी। देन इकोटोपिक प्रेगनेंसीज। इकोटोपिक प्रेगनेंसी हम उस प्रेगनेंसी का नाम देते हैं जहाँ पर बच्चे को क्या होता है कि यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होना होता है, तो वो यूटेरस को छोड़कर जब किसी और प्लेस पर जाकर अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा, बट वो वाइबल नहीं रह पाएगा क्योंकि उसको एक प्लेसेंटल जो एक्स्ट्रा यूटेराइन जो वॉल थी वो उसको नहीं मिलेगी और कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये है हमारी इकोटोपिक प्रेगनेंसी। देन इनफर्टिलिटी। इन वेरियस केसेस वी हैव स्टडीड that sexually transmitted disease are a common cause of infertility also. And last is cancer of the reproductive tract. In this
slide, you went through various type of complication other than common disease. These are the various kind of sexually transmitted disease shown on one slide. You can clearly see that these will cause itching, irritation, sometime painful also, sometime bleeding also can occur, and these all are लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो. इसकी वजह से एक इंसान हमेशा ही इनसिक्योर फील करता है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, एंड देर आर वेरियस अदर प्रॉब्लम्स विद दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. नाउ बीमारी हमें पता चल गई है कि बीमारियां क्या होती हैं, किस तरीके से हो रही हैं, लेकिन उनको रोका कैसे जाएगा वो भी हमें यहाँ पर स्टडी करना है. तो सबसे पहला एंड जो सबसे ज़रूरी बात है वो है अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स. सिर्फ आप कुछ मोमेंट्स के लिए अगर आप अपने पार्टनर को चीट करते हैं या फिर किसी वजह से आप ऐसा करने को मजबूर होते हैं, तो उस केस में आपको कॉन्डम यूज़ करना होगा, या आपको कोई भी जो भी सेक्सुअली कॉन्टैक्ट को एक बैरियर प्रोवाइड करेंगे उस टेक्निक को फॉलो करना होगा, ताकि जो प्रॉब्लम है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ना जाए. सेकंड, इन केस आप हेल्दी थे, किसी कारणवश आपके शरीर के अंदर वो बीमारी आ गई है, तो उसमें आपको एक प्रॉपर एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाना होगा और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल खुलकर बतानी होंगी, ताकि डॉक्टर जो है वो आपका सही तरीके से क्योर कर पाए. आज के समय में देर आर वेरियस प्रॉब्लम्स जो कि एडोसेंट एज में भी और उसके बाद भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो घरेलू इलाज करना उसका शुरू कर देते हैं, बट वो कोई क्योर नहीं है, वो बीमारी थोड़े समय के बाद फिर से आ जाती है. तो अगर उसको परमानेंट क्योर करना है तो हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना होगा. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंट लेक्चर इज इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो कपल्स हैं, लाइक मेल एंड फीमेल, दे आर मैरिड और एक लंबे समय से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, एक लंबे समय से वो साथ रह रहे हैं, कोई भी जो प्रिवेंशन मेथड है, कोई भी जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का जो मेथड है उसको वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है वो पेरेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है, वो जो फीमेल है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही है, तो उसको हम नाम दे देते हैं इनफर्टिलिटी का, जिसको हम बांझपन कहते हैं. कि फीमेल जो है वो किसी कारणवश या तो उसको स्पर्म सही नहीं मिल रहे हैं, या फिर उसका एग सही नहीं बन रहा है, या फिर फर्टिलाइजेशन तो हो रही है लेकिन वो बाद में उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है. उस केस में जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, वो फेलियर हो जाता है, और वही हमारा इनफर्टिलिटी कहलाता है. सबसे जो मेन चीज़ आती है कि व्हाट आर द वेरियस रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी. सबसे पहले मेथड है हमारा, इसके अंदर जो रीज़न है वो है फिज़िकल, कि कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, या फिर कोई कंजेनाइटल यानी कि कोई सेक्सुअली प्रॉब्लम भी हो सकती है. देन डिजीज़, वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़, लाइक इन आवर प्रीवियस स्लाइड we talked about that sexually transmitted disease can also a cause of infertility. Then drugs, various kinds of drugs can act as a barrier for fertilization. Immunological reasons and various psychological reasons. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट आज के समय में जो साइकोलॉजिकल रीज़न है ये बहुत ज़्यादा
इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज मेल एंड फीमेल्स दे कम अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर। वो किसी न किसी प्रेशर पे होते हैं कि कौन बच्चे को ग्रो करेगा, कौन उसकी रियरिंग करेगा। उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। अब इनफर्टिलिटी तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी चाहिएगा। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास वेरियस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इनफर्टाइल कपल्स जो हैं उनको बेबी जो है, एक बच्चा जो है उसका वो सुख दे सकती हैं, उनको वो एक प्रॉपर जो सोशल लाइफ है उसको जीने के लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। तो इन टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। As you are seen in this slide that a baby is came out from a test tube. ओके, तो ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है कि इसके अंदर नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रही है। इसके अंदर जो बेबी है वो हमने कहाँ पर बनाना है, लैब में बनाना है। ओके, वाइबल बेबी, हमने एक बिल्कुल जीवित बच्चे का ही जन्म कराना है, बट विद द हेल्प ऑफ वेरियस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इसके अंदर जो सबसे पहले हमारी बात आती है वो है गिफ्ट। गिफ्ट इज़ गैमीट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफ़र। इसके अंदर जो है गैमीट्स हैं, यानी कि गैमीट्स हमारे मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर जो एग हैं उनको हम फिलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो उसको एक नेचुरल साइट मिल जाती है, वो नेचुरल प्लेस मिल जाता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसके अंदर जो वुमन है वो क्या होनी चाहिए, वो नॉर्मल होनी चाहिए, उसकी जो फिलोपियन ट्यूब है वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो स्पर्म्स है और जो एग्स जो लिया है उस स्पर्म्स को एग के पास रिलीज़ कर दिया गया है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके अंदर सिर्फ हमें गैमीट्स को ट्रांसफ़र करना है। सेकेंड टेक्नोलॉजी इज़ जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र। इसके अंदर हम गैमीट्स की बजाय जाइगोट को ट्रांसफ़र करते हैं। जाइगोट कब बनेगा, जब मेल स्पर्म और फीमेल एग उन दोनों को हम आउटसाइड द एनवायरनमेंट, दैट मीन्स इन विट्रो, हम वहाँ पर उसको पहले फ्यूज़ कराएंगे और फ्यूज़ कराने के बाद जाइगोट बनेगा, और फिर जाइगोट को हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र कर देंगे और वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगी, और उसके बाद जो बेबी है वो कंप्लीट प्रेगनेंसी के थ्रू अपनी मैच्योरिटी को अटेंड कर लेगा। ये टेक्निक उन फीमेल्स के अंदर यूज़ की जाती है जहाँ पर किसी न किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेज मिलती है फिलोपियन ट्यूब में। हो सकता है कोई सिस्ट हो, या हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है फीमेल के अंदर कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। तो इसके अंदर जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन हो ही गई है तो फिर तो प्रेगनेंसी को कोई इशू होगा ही नहीं। तो इट्स ए वेरी गुड टेक्निक फॉर दोज फीमेल्स in which there is some problem arise in their fallopian tubes. Next method is intracytoplasmic sperm injection. As sperm injection itself explaining this technology that यहाँ पर हम जो एग है उसको इंजेक्शन लगाएंगे स्पर्म का। ये टेक्निक किसके अंदर फॉलो की जाती है, जब स्पर्म्स जो होते हैं, नो डाउट जो स्पर्म्स होते हैं दे आर हाईली मोटाइल इन नेचर, बहुत अधिक उनके अंदर एनर्जी होती है, और वो इतना लंबा सफ़र करके फीमेल की वेजाइना के अंदर ट्रैवल करते हुए फर्टिलाइजेशन की जो साइट है जहाँ पर उसको एग मिलना है वहाँ तक वो पहुँचते हैं। लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो स्पर्म है वो फर्जाइल नहीं है, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, या वो इतना लेजी है, ये भी आप कह सकते हैं कि वो एग को फ्यूज़ ही नहीं करना चाह रहा, वो एग को फ्यूज़ करने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखता है। उस केस में हम एक पिपेट के थ्रू, या तो हम पिपेट के थ्रू या फिर किसी नीडल के थ्रू
स्पर्म को डायरेक्ट एग के अंदर ही रिलीज़ करते हैं और वहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन हो जाती है। सो इट्स ए वेरी गुड टेक्निक बिकॉज यहाँ पर 100% फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे, बिकॉज यहाँ पर स्पर्म और एग के बीच में किसी प्रकार का कोई भी बैरियर अब नहीं है। डायरेक्ट मेथड है ये एक फर्टिलाइजेशन का। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नो डाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये एनिमल्स के अंदर ज़्यादा टेक्निक यूज़ की जाती है एज़ कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, बट नाउ ए डेज इट इज़ मोर कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ ह्यूमन ऑल्सो। आपने सुना होगा कि स्पर्म्स बैंक होते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान जो अपना स्पर्म डोनेट करना चाहता है वो वहाँ पर डोनेट कर सकता है। उनकी जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं या उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सभी लीगली पूरी की जाती हैं। उनकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसके अलावा वहाँ पर एक अगर कोई फीमेल ये चाहती है कि उनके बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ हों तो वहाँ पर उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि उनको किस पर्सन का जो स्पर्म है अगर वो मिलता है तो किस प्रकार का बेबी होगा। तो ये दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट केस में क्या होता है कि कोई भी अननोन डोनर इसमें हो सकता है, XYZ कोई भी अपने स्पर्म डोनेट कर सकता है। और सेकंड केस में क्या होता है कि हस्बैंड का ही स्पर्म लिया जाता है। कई बार स्पर्म काउंट इतना कम होता है कि वो नॉर्मल वे में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है एग के साथ, तो उस समय पर जो स्पर्म्स हैं उनको डायरेक्ट रिलीज़ किया जाता है एट द फर्टिलाइजेशन साइट। इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फ़ीमेल का हेल्दी होना ज़रूरी है। फ़ीमेल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फीमेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन फिर नहीं होगी। सो फीमेल यहाँ पर हेल्दी है हमारी, और जो मेल है या तो उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर जो स्पर्म काउंट है वो इतना कम है। तो उन दोनों केसेस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को अडॉप्ट किया जाता है एंड इट्स ए वेरी गुड टेक्निक फॉर फुलफिल देयर डिज़ायर्स। Next is intrauterine insemination. As shown in this picture, in it a needle or a syringe containing thousands of sperms direct release inside the cervix or inside the uterus so that they can travel and reach to the egg. You can see in here that this yellow color egg fuse with a sperm. So fertilization chances are more and more here. यहाँ पर कोई रुकावट तो होगी नहीं और जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छा और ईजीएस्ट मेथड है जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनके लिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कोई भी चीज़ जिसके साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ जुड़ी होती हैं तो उनके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ दिस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज़ that fertilization can be confirmed before they are implanted into the fallopian tube. हमें पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन चाहिए और फर्टिलाइजेशन को हमने रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू पहले ही कंफर्म्ड कर लिया है, पहले ही ये बता दिया है कि फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी, तो वहाँ पर कोई एरर के चांसेस नहीं हैं। सेकेंड, ये किस चीज़ को अलाउ करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो ट्रेवल करना है यूटेरस के थ्रू ऑन इट्स ओन, एंड इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु विश टू डेवलप देयर बेबी एज ए नेचुरल पॉसिबल वे। यानी कि अगर फीमेल हेल्दी है और मेल का अगर स्पर्म काउंट कम है लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा पैदा हो वो उन्हीं के ब्लड के थ्रू, उन्हीं के साइटोप्लाज्म के थ्रू पैदा हो, तो उस केस में जो हमारी गैमीट है
यानी कि गैमीट गिफ्ट है या जिफ्ट है, ये दोनों टेक्नोलॉजी वहाँ पर एक पेरेंट को सेटिस्फाई करा सकती हैं कि यस ये जो स्पर्म है ये आपका ही है और एग फीमेल तो है ही, तो वहाँ पर वो उसको एक नेचुरली ग्रो करते हुए फील कर सकते हैं। वेरियस डिसएडवांटेजेस आर आल्सो लाइक it can be performed only if women have normal fallopian tube। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर फीमेल की जो बॉडी है उसकी फेलोपियन ट्यूब को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। गैमिट्स के टाइम पर, यानी कि गैमिट्स तो आपके हमने नो डाउट हमने रिलीज़ कर दिया, स्पर्म्स को रिलीज़ कर दिया, लेकिन फर्दर जो प्रोसेसेस होती हैं फर्टिलाइजेशन की, बिकॉज प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जो 3 हमारे फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं उनके लिए फेलोपियन ट्यूब का नॉर्मल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सेकंड है एक्सपेंसिव वाइज, दीज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नो डाउट very good for infertile couples, but still in our India they are more and more expensive। कई लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं एक टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए, एंड इट इज़ आल्सो यू नो देर आर सम एरर चांसेस ऑल्सो, लाइक फर्स्ट 2 और 3 मंथ्स वहाँ पर सब ठीक था, उसके बाद अबॉर्शन हो गया, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया, तो उस केस में वो जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पर फेल हो गई है। दैट मीन्स आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो गए। सो इट इज़ ए मोर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी रेदर देन अदर मेथड्स। सो अगर हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करना चाहते या फॉलो करने के बाद भी आपका जो एक प्रोसीजर था वो फुलफ़िल नहीं हुआ, फेलियर होता जा रहा है बार बार, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसा नहीं कर सकते, या फिर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि भाई हमें इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जाना है, कि स्पर्म किसका है, कौन उसको सरोगेसी मदर के ऊपर वो कर रहा है, तो वहाँ पर बात आती है कि एक और इससे भी अच्छा मेथड है जिसको हम कहते हैं अडॉप्शन, यानी कि गोद ले लेना। यहाँ पर बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके या तो पेरेंट्स किसी एक्सीडेंटल डेथ हो गई है उनकी, या फिर किसी ने उनको छोड़ दिया है। जो अनाथ आश्रम होते हैं वहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है। उनको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आप उनको अडॉप्ट करेंगे, उनको एक नया जीवन देंगे, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट मेथड, बिकॉज़ यहाँ पर ना सिर्फ एक इनफर्टाइल कपल को बच्चा मिल रहा है, बल्कि बच्चों को माँ बाप का प्यार भी मिल रहा है, उनकी डिज़ायर्स भी फुलफ़िल हो रही हैं, बिकॉज़ एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू लिव, टू एजुकेट, टू help everything what they want or they have desire from their parents. So I think it's a biggest benefit of adoption, that both parent as well as children, they both are happy in this way. So students, in our today's lecture आपको पता चल गया है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों होती है, किस केसेस में ये कराई जा सकती है, ये कहाँ पर लीगल है, कहाँ पर इलीगल है, देन इनफर्टाइलेशन क्या है, कि इनफर्टिलिटी कहाँ पर आ जाती है, किन पेरेंट्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है, और वो कौन कौन से कारण हैं जो कि इनफर्टिलिटी को डेवलप करते हैं, और इनफर्टिलिटी को फिर हमने किस प्रकार से क्योर किया है विद हेल्प ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो ये हमारा जो लेक्चर है ये टॉपिक को कंप्लीट करता है। स्टे विद अस एंड
टेक केयर।